अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बिहेवियरल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। आईआर के डिसिप्लिन में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये अप्रोच ना आती तो आईआर के डिसिप्लिन का बेड़ा गर्क हो जाना था। जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, वो इसी अप्रोच के तहत आई थी। इसके साथ साथ जो हमने 4 ग्रेट डिबेट्स की बात की थी, उसमें से एक डिबेट है ट्रेडिशनल वर्सेस बिहेवियरल अप्रोच। सो इस अप्रोच की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये एक प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें प्योर साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरह नेचुरल साइंसेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि नेचुरल साइंसेज में होता है कि हमने कोई भी लेबॉर्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें हमने एलिमेंट एक्स लिया है 1 ग्राम या 1 यूनिट। उसको जब हमने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हीट दी तो उससे जो हमारे पास गैस प्रोड्यूस हुई वो थी 0.5 यूनिट। अब सेम हम जब वही एलिमेंट 10 यूनिट लेंगे और उसको जब दोबारा से हीट देंगे तो हमारे पास जो गैस प्रोड्यूस होगी वो 5 यूनिट प्रोड्यूस होगी। और अगर हम 50 यूनिट उस एलिमेंट के लेंगे तो हमारे पास जो गैस प्रोड्यूस होगी वो 25 यूनिट होगी। इस एक्सपेरिमेंट से हमने एक प्रिडिक्शन की और एक फार्मूला बना लिया, और फिर हम किसी भी जगह पर उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा। अब ये जिस तरह नेचुरल साइंसेस की स्टडी है ना, तो आईआर के स्कॉलर कहते हैं कि हमारे जो आईआर का डिसिप्लिन है इसकी स्टडी भी इस तरह हो सकती है, जिसमें हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, फार्मूलाज बना सकते हैं और फिर उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि 1950s में जो पॉलिटिकल साइंस था या हिस्ट्री था या डिफरेंट जो सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन है, उसमें न्यू वेज डिस्कवर किए जा रहे थे ताकि अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव किया जा सके। इसी तरह आईआर के डिसिप्लिन में भी न्यू वेज को डिस्कवर किया गया ताकि बेहतर वे में अंडरस्टैंडिंग की जा सके या इम्प्रूव किया जा सके इंटरनेशनल सिस्टम को। इससे पहले जो हमने स्टडी की है इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस की या ट्रेडिशनल अप्रोच की, इवन दो कि वहाँ हमारे पास बहुत ग्रेट स्कॉलर्स हैं जैसे कि E.H. कॉर, वुडरो विल्सन, मोरगैंथो वगैरह, लेकिन उनकी जो स्टडी थी वो बाइस्ड थी, उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो बाइस्ड थी। उन्होंने जो कुछ कहा था उससे कोई प्रॉपर प्रिडिक्टेबल फार्मूला पॉसिबल नहीं था, उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोरगैंथो ने कहा था कि अगर स्टेट ए, जो कि बड़ी स्टेट है, वो प्रेशर अप्लाई करती है स्टेट बी पे, तो देन जो स्टेट बी है उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा इन फेवर ऑफ स्टेट ए इन टर्म ऑफ रिलेशनल पावर। लेकिन जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, वहाँ पर एक साइड पे यूएसए थी, दूसरी साइड पे क्यूबा था। क्यूबा एक छोटी सी स्टेट है लेकिन उसके बिहेवियर में चेंज नहीं हुआ। इसी तरह जो वियतनाम वॉर थी उसमें भी यूएसए था एक बहुत बड़ी स्टेट और उसके मुकाबले में वियतनाम एक छोटी सी स्टेट, वहाँ पर भी ये हमें बिहेवियर चेंज होता हुआ नज़र नहीं आया। तो जो मोरगैंथो का पॉइंट था वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था इस चीज़ को। और इसी तरह अगर आइडियलिज्म की बात करें तो वहाँ पर भी स्कॉलर्स ने कहा था कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब डेमोक्रेसीज बन जाएं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद हमें कितनी कुछ स्टेट्स डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आती हैं। और दूसरा पॉइंट वो ये कहते थे कि भी कलेक्टिव सिक्योरिटी में आ जाओ, तो कितनी कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी के आइडिया को बोरो कर लिया था। तो भाई थ्योरी तो ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रिडिक्टेबल हो, जिसको वेरीफाई किया जा सकता हो, या ऐसे पैटर्न्स और फार्मूलाज होने चाहिए जो किसी भी टाइम और स्पेस पे या किसी भी जियोग्राफी पे जिनको अप्लाई किया जा सकता हो। अब ये सब कुछ हमें मुहैया करेगा बिहेवियरलिज्म। जो इससे पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी है उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि न्यू माइंड्स की नीड्स को पूरा कर सके। वहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि क्योंकि हमारा जो नेचुरल साइंसेज में लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें जो कंडक्टर होता है ना, जो जो एक्सपेरिमेंट करवा रहा होता है, वो किसी सूरत भी उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं बनता, वो सिर्फ कंडक्ट करवा रहा होता है उस एक्सपेरिमेंट को। लेकिन आईआर की जो स्टडी हो रही होती थी, आईआर की जो एक्सपेरिमेंट हो रहे होते थे, उसमें जो स्कॉलर होता था वो उस होल स्टडी का पार्ट बन जाता था, जिसकी वजह से बायसनेस आ जाती थी। जो कुछ आईआर का स्कॉलर सोचता था, अंडरस्टैंड करता था, वो उसको अपनी एक्सपेरिमेंट में ले आता था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इन सब चीज़ों को प्रॉपर साइंटिफिक मेथड के थ्रू देखेंगे। इससे पहले जो हमने स्टडीज़ की उसमें क्या हो रहा था इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस या ट्रेडिशनल अप्रोच में, कि कंक्लूजन स्कॉलर पहले निकाल लेता था और बाद में उसको प्रूव करने की कोशिश करता था, फिर वही डाटा लेके आता था जो उसकी बातों को प्रूव कर सके। तो होल जो अप्रोच थी ना वो बाइस्ड हो जाती थी, जो कि रॉन्ग थी। सो अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि भी इस बिहेवियरल अप्रोच की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। अब इसके बाद हम कुछ की फीचर्स जिसके देख लेते हैं कि आखिर अब बिहेवियरल अप्रोच क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के देखे थे फीचर्स,
और आज हम देखते हैं बिहेवियरल अप्रोच के। सबसे पहला इनका फीचर है कि रेगुलरिटीज़। जो कुछ हो रहा है दुनिया में, स्टेट या एक्टर्स जो कुछ कर रहे हैं, ये कहते हैं कि इसमें डिस्कवरेबल कॉमनैलिटीज़ हैं इन पॉलिटिकल बिहेवियर्स। इनका जो पॉलिटिकल बिहेवियर्स हैं उनमें हम कॉमनैलिटीज़ को डिस्कवर कर सकते हैं। कि जब आप आईआर के डिसिप्लिन को एक रिजिड और डिस्क्रिप्टिव मैनर में स्टडी करते हैं ना, तो आप उन कॉमनैलिटीज़ को डिस्कवर नहीं कर सकते। आपकी जो स्टडी है वो किसी एक स्फीयर में नहीं है। लेट्स से कि स्टेट ए वर्सेस स्टेट बी, इसका जो हमने कंक्लूजन निकाला है, तो क्या यहाँ पर कंक्लूजन निकालने के बाद बात ख़त्म हो जाएगी? नहीं, बल्कि ये जो कंक्लूजन हमने निकाला है ये एप्लीकेबल होना चाहिए बाकी स्टेट्स पे भी। अगर किसी और स्टेट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर स्टेट ए ने बी पे अटैक किया है, तो वही रीज़न होनी चाहिए सी के डी पे अटैक करने की। और ये कहाँ से पता चलेगा? साइंटिफिक स्टडी से पता चलेगा। डिस्क्रिप्टिव स्टडी से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो एक ऐसा कंक्लूजन आपने निकालना है जो कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर जगह पर एप्लीकेबल हो। अभी तक हमें ये नहीं पता कि रेगुलरिटीज़ कौन कौन सी हैं, उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे। वो तो हमें जाके अब जब हम थ्योरी पढ़ेंगे ना न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म की, ये चीज़ें तो हमें वो बताएंगी कि ये रेगुलरिटीज़ हैं। लेकिन बिहेवियरल अप्रोच में हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया कि रेगुलरिटीज़ डिस्कवर करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्टडी की, उससे हमें पता चला कि स्टेट ए जो है वो वॉर में इंगेज होती है या तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए, या फिर मोस्टली जो है वो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस ज़्यादातर वॉर में जाती हैं। लेकिन हमें बहुत सी ऐसी वॉर्स मिलती हैं जिसमें ना तो किसी स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट हार्म हुए हैं, वो मेरली ह्यूमन ग्राउंड्स के बेस पे जा रही होती हैं वॉर में, या फिर ग्लोबल कमिटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स भी मिलती हैं जहां पर स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो हैम्पर्ड हो रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो वॉर की तरफ नहीं जाती। इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है कि हम रेगुलरिटीज़ या सेट पैटर्न्स को, अगर आम जुबान में बात करें तो फार्मूलाज को डिस्कवर करें जो कि किसी भी जगह पर अप्लाई किए जा सकते हों। हमें नहीं पता कि वो फार्मूलाज अभी कौन से हैं, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी बस ये पॉइंट माइंड में रखें कि हमें इन रेगुलरिटीज़ को, इन फार्मूलाज को डिस्कवर करने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेरिफिकेशन। ये जो आपने सेट पैटर्न, फार्मूलाज और जनरलाइजेशन की है पिछले पॉइंट में, इट मस्ट बी टेस्टेबल। इसको टेस्ट भी किया जा सकता हो। अगर किसी एक केस स्टडी में उसको वेरीफाई किया है, किसी एक केस स्टडी से आपने ये रेगुलरिटीज़ निकाली हैं, तो ये दूसरी केस स्टडी में भी टेस्ट हो सकते हो, तीसरी केस स्टडी में भी टेस्ट हो सकते हो। नीज जो आपने एक फार्मूला बनाया है वो हर जगह पर वेरीफाइएबल हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास टेक्निक। जैसे कि लैब में जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसमें एक टेक्निक होती है कि कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है, फ्लेम कितने कैसे रखना है, जो कितने मिनट हमने आग चलानी है, या इसके बाद एलिमेंट हमने कौन सा इस्तेमाल करना है। इसी तरह सोशल साइंसेज में या आईआर में जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो या जो इंटरप्रिटेशन आप उस डाटा की कर रहे हो, तो उससे जो आपने जनरलाइजेशन की है या रेगुलरिटीज़ बनाई हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करनी चाहिए। वो किसी भी सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर के माइंड का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वो रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब सीधा सीधा कहने का कि वो एग्जाम्पल्स आपने पास्ट से लेनी है। ये जो आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं या उस डाटा की जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो दुनिया के सामने होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर के माइंड का प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। वो प्रीवियस मेथोडोलॉजीज में जो होल डिबेट थी वो नॉर्मेटिव थी, नॉर्मेटिव जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। इसके बाद ये कहते हैं कि क्वांटिफिकेशन, जो लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी जो मेजरमेंट होती है वो बड़ी ही प्रिसाइज होती है। ज़रा सी चीज़ भी ऊपर नीचे हो जाए तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कोलैप्स कर जाता है। सेम अब आईआर का जो डाटा होगा या उसकी क्वांटिफिकेशन होगी वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू मस्ट हैव ऑल द डाटा रिगार्डिंग योर वर्क। आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो आपके पास होना चाहिए। उस तरह नहीं जिस तरह पहले स्कॉलर्स कर रहे थे कि अपनी बात को या अपने इंटरेस्ट को प्रूव करने के लिए जिस डाटा की ज़रूरत पड़ती थी सिर्फ उसी को ही स्टडी में लेके आते थे। अब ऐसा नहीं करना। अब आपको पहले क्वांटिफिकेशन करनी है, फिर उस पर आपको टेक्निक अप्लाई करनी है जिसके तहत आपको कोई ना कोई कंक्लूजन मिलेगा और वो कंक्लूजन वेरीफाइएबल होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास वैल्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हेडलेबुल ने ये बात दी थी जिसमें उसने कहा था कि करो साइंटिफिक स्टडी लेकिन वैल्यूज़ से बाहर नहीं जाना। जिस तरह हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं, एथिकल कंसिडरेशन आपने करनी होती है। सेम सोशल साइंस की रिसर्च में भी कुछ एथिक्स इन रिसर्च हम पढ़ते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह कि एथिकल इवैल्यूएशन तो उस चीज़ की होती है जिसका एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हो। तो यहाँ पर तो एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती,
तो यहाँ पर हमें डिफरेंट मेथड चाहिए जिसके तहत हम एवेल्यूएशन कर सकें या इंटरप्रिटेशन कर सकें। अदरवाइज हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वो तो बाइस्ड हो जाएगी जैसे कि पहले रही है। हमने इस बाइसनेस को तो रोकना है। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी जो हमारे पास एक वैल्यू है, इसकी स्टडी आप कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे वैल्यूएट कर सकते हैं, इक्वालिटी को कैसे कर सकते हैं, फ्रीडम को कैसे कर सकते हैं, वेलफेयर के आइडिया को, ऑर्डर के आइडिया को, जस्टिस या सिक्योरिटी के आइडिया को, इन सब वैल्यूज़ को आप साइंटिफिकली कैसे स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसमें ये कहते हैं कि जब तक हम इन वैल्यूज़ को क्वालिटेटिव मैकेनिज्म में देखते हैं तब तक इसकी इंपीरिकल एवेल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम इसको क्वांटिटेटिव मैकेनिज्म में देखते हैं तो तब इसकी पॉसिबल है। लेकिन 100% हम नहीं कर सकते, लेकिन नियर टू ट्रूथ हम पहुंच सकते हैं क्वांटिटेटिव मैकेनिज्म के तहत। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास डेमोक्रेसी का इंडेक्स होता है, करप्शन का इंडेक्स होता है। मतलब कि सिर्फ ये कह दो कि ये स्टेट, ये कंट्री बड़ी करप्ट है, यहाँ पर ये होता है, ये हो गई क्वालिटेटिव मैकेनिज्म जिसमें हम 4-5 फैक्टर बता देते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव मैकेनिज्म ये होता है कि आपने एक सर्वे परफॉर्मा बना लिया है, आपने एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ले ली, तो यहाँ पर आप एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जिससे आप 100% तो नहीं पहुँच सकते उस पर, लेकिन नियर टू ट्रूथ आप लाजमी पहुँच जाते हैं। सो इनका कहना है कि क्वांटिटेटिव मैकेनिज्म के तहत वैल्यूज़ की स्टडी पॉसिबल है, लेकिन आपको इसे प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। ये जो वैल्यूज़ वाला पॉइंट है और ऊपर जो हमने सबसे पहला रेगुलरिटीज़ वाला पॉइंट पढ़ा है, ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी थ्योरी रेगुलरिटीज़ निकालेगी, फॉर्मूलाज निकालेगी पहले पॉइंट से, और वैल्यूज़ सर्व हो रही हैं या नहीं हो रही वो आपकी इस 5वें पॉइंट से पता चलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्योर साइंस। तो जो आईआर का स्कॉलर है या रिसर्चर है उसे फोकस करना चाहिए प्योर साइंस पे रेदर देन अप्लाइड साइंस, ये बिहेवियरल अप्रोच कहती है। जो अप्लाइड साइंस होती है वो बड़े ही नैरो पर्सपेक्टिव में होती है, लेकिन जो प्योर रिसर्च होती है वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी है, इसमें आपके पास आया था कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन साउथ एशिया, इस पे आप स्टडी करें। तो इसमें ये जो मेरी स्टडी है ये अप्लाइड स्टडी है, हम इसमें कोई न्यू चीज़ें नहीं डिस्कवर कर रहे, नया नॉलेज एक्सपेंड नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर जो हमारे पास डाटा है, जो एक थ्योरी है, उसको हमने अप्लाई कर देना है साउथ एशिया के क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जो प्योर साइंस होती है उसमें आपका जो नॉलेज है वो एक्सपैंड हो रहा होता है, इसमें डाटा भी कलेक्ट होगा, फिर उसकी प्यूरिफिकेशन भी होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल के सिक्योरिटी डायलेमा के कॉन्टेक्स्ट में एक केस स्टडी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन। आपकी स्टडी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को सिक्योरिटी डायलेमा के कॉन्टेक्स्ट में देख रही है, कोई न्यू रेगुलरिटीज़ नहीं दे रही, ना ही कोई न्यू पैटर्न्स आप डिस्कवर कर रहे हो। यहाँ पर इस चीज़ को कंडेम नहीं किया जा रहा, बल्कि जो अप्लाइड साइंस है वो भी साइंटिफिक होती है, लेकिन यहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप अप्लाई कर रहे होते हो, न्यू नॉलेज डिस्कवर नहीं कर रहे होते। प्योर रिसर्च में आप न्यू डायनेमिक्स को, न्यू डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हो। जो बिहेवियरिस्ट है वो कहते हैं कि जो अप्लाइड रिसर्च है ना, ये एक अनप्रोडक्टिव है, यहाँ पर आपकी एनर्जीज, रिसोर्सेज और अटेंशन की डाइवर्जन हो रही है। अब से जो न्यू थ्योरीज डेवलप होंगी वो एक नई दुनिया होगी, मेरे लिए जो एप्लीकेशन है प्रीवियस थ्योरीज की वो नहीं होगी यहाँ पर। तो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये बात भी जहन में रहे कि सोशल साइंसेज स्पेशली आईआर, जिस पे आप कोई ना कोई स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो दूसरे सोशल साइंसेज का काम है उसको इग्नोर ना कर रही हो। इस बात को भी माइंड में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑल नॉलेज इज़ इंटीग्रेटेड, सारा नॉलेज जो है वो इंटीग्रेटेड है। इसलिए इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है कि आपके स्टडी से रिलेटेड अगर किसी और फील्ड में कोई स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है, तो आप वहाँ से भी उस चीज़ को ले सकते हैं। तो ये थी हमारे पास बिहेवियरल अप्रोच, जिसमें आप रेगुलरिटीज़ और फार्मूलाज निकालोगे जो कि वेरीफाइबल भी हो सकते हों और हमारी वैल्यूज़ को भी सर्व कर रहे हों, जो कि हर टाइम और स्पेस पे एप्लीकेबल भी हों, हर जगह पर एप्लीकेबल भी हों। तो फॉर एग्जांपल कि हमें स्टडी करनी है सिक्योरिटी को, जो कि एप्लीकेबल हो हर जगह, वेलफेयर के आइडिया की स्टडी करनी है जो कि दुनिया में कहीं भी अप्लाई की जा सकती हो, ऑर्डर एंड जस्टिस के आइडिया को, फ्रीडम के आइडिया की स्टडी करनी है जो कि दुनिया में हर जगह पर अप्लाई की जा सकती हो। इस स्टडी के थ्रू हमने पैटर्न्स बनाने हैं, रेगुलरिटीज़ बनानी है और फार्मूलाज बनाने हैं। तो इस बिहेवियरलिज्म के मेथड के तहत हमारे पास दो थ्योरीज डेवलप होती हैं वैल्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में, नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नियो रियलिज्म को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।